हेलो एवरीवन। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। आज क्लास थोड़ी देरी से हो गई है क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी और इसी वजह से कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास आएगी। सो यस, आई एम हेयर एंड थैंक यू वेरी मच। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत कुछ है। एंड ट्रस्ट को बनाए रखना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यस, आई एम हियर एंड आई लव यू ऑल। चलें क्लास को शुरू कर देते हैं। सो पहला शब्द है रिलाय ऑन। रिलाय ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना। रिलाय ऑन करना मतलब किसी पे निर्भर होना। जैसे वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी इन आर डेली लाइफ्स। तो हम अपनी जो डेली की काम होते हैं, हर चीज़ के ऊपर में हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि नहीं होते हैं। हर चीज़ के ऊपर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप ठीक से वर्क करे, पेन टैब है, क्या बोलते हैं, वेब कैम है, माइक है, स्पीकर है, फ़ोन है, मतलब पीसी है। हर चीज़ हमारे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम करने लगे तो लगता है आज का तो पूरा दिन वेस्ट हो गया ना। सो वी डेफिनेटली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी इन आर डेली लाइफ्स। तो रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। और इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन होता है ऑन, रिलाई ऑन। अच्छा, मैंने ना कौन सा था, हाँ हम लोग एंटोनिम्स कर रहे थे CHSL के, तो वहाँ पे रिलाई का नाउन फॉर्म पूछा बताया गया था। तो पता है तुम लोग को रिलाई का नाउन फॉर्म क्या होता है? जरा कमेंट करना मेरे को। रिलाई का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो रिलाई वर्ब है, किसी पे निर्भर करना, उस पर डिपेंड करना, उस पर विश्वास करना। सो डिपेंड ऑन समवन और टू ट्रस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, रिलाई करना मतलब आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उस पर निर्भर हो रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं आप उस पर। काउंट ऑन का मतलब भी यही है, सेम है प्लीज। काउंट ऑन का मतलब भी वही है, डिपेंड करना किसी पे, रिलाई करना उस पर। बैंक ऑन, अरे हम लोग याद है हमने परसों वाली क्लास की थी तो हमने बैंक के कई सारे मीनिंग पढ़े थे ना वहाँ पे। बैंक का क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है बैंक, नदी का किनारा होता है, रिवर साइड होता है बैंक, ये हमने पढ़ा था। फिर ये तो नाउन के रूप में हो गए। फिर हमने वर्ब के रूप में पढ़ा था, बैंक का मतलब डिपॉजिट करना, पैसे जमा करना। और फ्रेजल वर्ब के रूप में बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड होना। तो देखो हम अपनी इंग्लिश कितने अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, इजी तरीके से ही, है ना। सो रिलाई ऑन करना मतलब डिपेंड करना किसी पे, निर्भर करना उस पे। रिलाई कर रहे हैं आप उस पर, डिपेंड कर रहे हैं उस पर, भरोसा कर रहे हैं उसको। काउंट ऑन, बैंक ऑन, लीन ऑन। लीन का मतलब क्या होता है? ऐसे झुकना। तो अगर आप किसी चीज के ऊपर झुक रहे हैं, इसका मतलब आपको उस चीज के ऊपर भरोसा है ना, तभी तो आप उसका सपोर्ट ले रहे हैं। तो लीन ऑन का मतलब भी क्या होता है? डिपेंड ऑन, किसी पे भरोसा करना। अब आप देखेंगे रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, लीन ऑन, सबके साथ ऑन प्रपोजिशन है, बट ट्रस्ट के साथ नहीं है। जब हम भरोसे की बात करते हैं तो हम वहां पे ट्रस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। लाइक आई ट्रस्ट यू, वहां पे हम सिंपली ये बोलते हैं आई ट्रस्ट यू। बट जब हम गॉड वगैरह में ट्रस्ट की बात करते हैं या हम सिस्टम वगैरह में अपना फेथ दिखाते हैं, है ना, तब वहां पे हम इन लगा देते हैं। लाइक आई ट्रस्ट इन गॉड, मतलब मुझे भरोसा, भगवान में भरोसा है, तो हम इन लगा देते हैं वहां पे। नहीं, जनरली अगर हमें ह्यूमन बीइंग वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे फिर हम लोग ट्रस्ट के साथ में इन कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प एनी टाइम, ये बहुत जनरल सी सेंटेंस है, आप इसे एवरीडे यूज कर सकते हैं कि तुम मुझ पे हेल्प के लिए कभी भी निर्भर कर सकते हो। मतलब तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो ना। सो यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प एनी टाइम। ठीक है, तो रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होना, किसी पे निर्भर होना, उस पर भरोसा करना, उस पर ट्रस्ट करना। डन है, डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एनॉय। एनॉय बहुत सिंपल सा शब्द है, आई होप आपको आता होगा। एनॉय करना मतलब किसी को इरिटेट करना, उसको वैक्स करना, परेशान करना, उसको चिढ़ाना, उसको गुस्सा दिलाना। उसको आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, सॉरी। सो व्हेन समथिंग कीप्स डिस्टर्बिंग यू और मेक्स यू अनकंफर्टेबल, दैट थिंग अनॉयज यू। तो भाई जब कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है या वो आपको बार बार उस चीज से अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो आपको चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है ना, आपको गुस्सा आने लग जाता है, तो वो चीज आपको अनोय कर रही है। सिनोनिम्स देखें इसके बहुत सारे। इरिटेट करना, आप उसे परेशान कर रहे हैं, यार तुम मुझे इरिटेट करना कब बंद करोगे? हाँ, व्हेन विल यू स्टॉप इरिटेटिंग मी? तो इरिटेट करना मतलब उसको परेशान करना। बॉदर करना मतलब आप वही उसको परेशान कर रहे हैं। बॉदर एंड ब्रदर डिफरेंस है भाई। बॉदर मतलब इरिटेट कर रहे हो आप उसको, और ब्रदर भाई है, ब्रदर।
ठीक है, ब्रदर मतलब भाई, आर का ही डिफरेंस है बस। डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, उसे इरिटेट कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं कि वो तुमको मारे, उठ के चाटे। सो अनॉय करना मतलब उसको इरिटेट करना है, अनॉय कर रहे हो आप, उसे परेशान कर रहे हो। ही कीप्स इंटरप्टिंग यार, विच रियली अनॉयज मी, मतलब वो बीच में बोलता ही रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है, इंटरप्ट करता रहता है, बीच में कुछ कुछ बोलता ही रहता है। जो चीज मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाती है, तो हम लोग बोलते हैं ना, यार उसकी ना जो बीच में बोलने की आदत है ना, ये मेरे को बहुत गुस्सा दिलाती है, ये मेरे को बहुत इरिटेट करती है। ठीक है, सो एनॉय का मतलब क्या हुआ, इरिटेट कर रहे हो आप उसको, परेशान कर रहे हो उसको, वैक्स कर रहे हो, वैक्स मतलब गुस्सा दिला रहे हो आप उसे। अरे कहाँ गए हम, सही चल रहा है ना, हाँ। आई डेंट मीन टू अनॉय यू विद माई क्वेश्चन। जैसे अब आपको मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की आदत है, जैसे कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की आदत है, तो कभी कभी ये बोलना पड़ता है ना, यार मुझे ये क्वेश्चन पूछ के तुमको परेशान करने का मेरा मतलब नहीं था, बट अगर तुम नहीं बताना चाहते देन इट्स ओके। बट मतलब मेरे को जानने की इच्छा है तो बता ही दो। ऐसा होता है ना। तो आई डेंट मीन टू अनॉय यू, मतलब मीन का मतलब यहाँ पे मतलब से है। मीन का मतलब क्या है, मतलब, मतलब मेरा मीन ये नहीं था। मीनिंग होता है ना, मीनिंग, मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ। तो मेरा जो अर्थ था ना, वो तुम्हें परेशान करने का नहीं था। और एक मीनिंग, ये तो मीनिंग मैंने बताया ना, तो इसी से इसका नाउन फॉर्म बना है मीन। जैसे हम कहते हैं ना, इसका मीन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब। ठीक है, और एक मीन होता है, यार यू आर वेरी मीन, तो वो वाला मीन कौन सा हुआ, वो मीन हुआ तुम बहुत मतलबी हो। मतलबी हो तुम, मतलब बहुत सेल्फिश हो। ये वाला जो एडजेक्टिव फॉर्म में जो मीन हो जाता है, उसका मतलब होता है सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो, है ना, यू आर वेरी मीन। अब यही आपको पेपर में दे दे, एक ये लगा के दे दे और एक दे दे यू आर वेरी मीन, यू आर वेरी मीन। अब आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, क्योंकि तरह है तुम हो, तुम बहुत मतलबी हो, यू आर वेरी मीन, तो ये यू के बारे में बता रहा है। नाउन प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो कैसा है भाई, बहुत सेल्फिश है वो। तो इस मीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इस मीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। इस मीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इस मीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। इसका मतलब हुआ और वो मतलब ही हो गया। तो मेरा मतलब तुमको परेशान करने का नहीं था मेरे क्वेश्चन के साथ में, मतलब आई डोंट वांट टू अनॉय यू विद माय क्वेश्चन, मींस मैं अपने क्वेश्चन से तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहता था। अब तुम हो गए हो तो तुम्हारी गलती है। ऐसे कह सकते हैं ना, हर बार हम ही क्यों टेंशन ले भाई, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो। तुम्हें आंसर बताना है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। नेक्स्ट है हमारा ट्रेल। ट्रेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है। ट्रेल का मतलब होता है, देखो दो मीनिंग है, वर्ब नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में होता है पाथ, वो जो रास्ता होता है ना, उसको हम ट्रेल कहते हैं। वो जो ट्रैक होता है, जो रास्ता होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रेल, ट्रायल नहीं, ट्रेल, याद रखना है। ट्रायल और ट्रेल में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ट्रेल, ट्रेल का मतलब रास्ता, पाथ, पाथ है वो, रास्ता है वो, ट्रैक है, रूट है, समझ में आ गया। जैसे द डॉग पिक्ड अप अ सेंट एंड फॉलोड द ट्रेल। सेंट का मतलब क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी, तो वहां पे ये पूछे गए थे, तो मैंने कहा चलो आज हम ये सीख लेंगे। तो सेंट का मतलब होता है स्मेल, सेंट का मतलब होता है वो महक जो होती है, ठीक है, वो जो गंध होती है। तो सेंट का मतलब क्या होता है, स्मेल। तो डॉग पिक्ड अप अ सेंट, मतलब डॉग ने वो स्मेल को सूंघ लिया, उसको पकड़ लिया और फिर उसने उसी रास्ते को उसको फॉलो किया, एंड फॉलोड द ट्रेल। यहाँ पे ट्रेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, आर्टिकल के बाद लगा हुआ है, नाउन है, और फॉलोड द ट्रेल मतलब उसी रास्ते पे फिर वो चलता गया। तो मान लो डॉग है, डॉग ने पहले वो खुशबू सूंघ ली, उसने कुछ महक पकड़ ली और फिर उसको ही उसने फॉलो किया, फॉलो द ट्रेल। तो यहाँ पे ट्रेल का मतलब रास्ते से, पाथ से है, ठीक है, उससे है, ट्रैक से है। दूसरा मतलब होता है किसी को आप ट्रेल कर रहे हैं, मतलब आप उसको चेस कर रहे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं। सो टू फॉलो समवन और समथिंग, आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसको पीछा कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं, है ना। ट्रैक करना वर्ब के रूप में भी हो सकता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम ट्रेल्ड बिहाइंड हर, इसका मतलब क्या हुआ, स्मेल ऑफ परफ्यूम, यहाँ पे हम स्मेल की वजह सेंट लिख सकते थे। तो भाई जो परफ्यूम की जो सेंट थी, मतलब जो परफ्यूम की जो स्मेल थी, वो उसके पीछे तक गई, मतलब वो उसकी
मतलब जैसे आप देखेंगे कि कोई पर्सन ने बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाया हुआ है तो वो आगे निकल गया और उसकी महक पीछे पीछे तक आ रही है, तो वो उसके पीछे पीछे चेज कर रही है ना उसको, तो हमने इसको फिगरेटिव सेंस में यूज किया है। समझ में आ गया। ट्रेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब एंड नाउन दोनों के रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ट्रायल से ये डिफरेंट है ना, ट्रेल एंड ट्रायल डिफरेंट शब्द होते हैं। ट्रेल का मतलब क्या हुआ, आप किसी का पीछा कर रहे हैं या फिर वो रास्ता है या पाथ है। सेंट, SCENT, इसका मतलब स्मेल होता है। CENT सेंट, ये भी सेम ही साउंड दे रहा है ना, इसको होमोनिम्स बोलते हैं। साउंड सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। CENT सेंट, ये परसेंट से निकला हुआ है, परसेंट वाला सेंट है ये। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो जो डॉलर वगैरह होते हैं ना उसके लिए हम बोलते हैं 1 सेंट का मतलब, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपी है ना, तो वो हो गया 1 पैसा, मतलब पैसा बोलेंगे हम इसको, 1 पैसा ऐसे बोलेंगे। 100 के, $1 के अंदर में 100 सेंट होते हैं। तो अगर हम डॉलर को रुपी से लगाएं तो 1 रुपी के अंदर में 100 पैसे होते हैं। तो यानी कि ये सेंट जो है पैसे के बराबर हुआ, सेंट छोटा हुआ डॉलर बड़ा हुआ। तो 1 सेंट मतलब जैसे हमारे यहाँ 1 पैसा है। तो सेंट का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मनी। CENT सेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिट ऑफ मनी। परसेंट से आप याद रखेंगे यूनिट ऑफ मनी। परसेंट हम लोग निकालते हैं ना, उसका कितना परसेंट ये हुआ, कितना परसेंट वो हुआ। तो सेंट का मतलब हुआ यूनिट ऑफ मनी। सेंट का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मनी, ये चीज ध्यान रखनी है। और SCENT का मतलब क्या हुआ, उसकी स्मेल, ठीक है, उसकी गंध। और SENT सेंट, अगर हम सिर्फ ये बोले SENT, ये क्या है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, सेंड का, आपका ये सेंड का पास्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव सेंट यू, यानी ये इसका V2 और V3 फॉर्म है, किसका, सेंड का। तो कंफ्यूज नहीं होना। SENT, अब वो वहीं पे होमोनिम्स के रूप में पूछने लग जाए तो अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो SENT का ये वर्ब है, वर्ब में ये सेंड जो है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है। CENT जो है ये यूनिट ऑफ मनी है। SCENT जो है ये स्मेल और फ्रेगरेंस को कहते हैं, स्मेल या फ्रेगरेंस को, ठीक है। आई सेंट यू अ मैसेज यस्टरडे, मतलब मैंने तुम्हें कल मैसेज भेजा था। वर्ब है ये, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इस दिस कैंडी कॉस्ट मी 1 सेंट। अब यहाँ पे ये देखो, अब एग्जाम में ये यहाँ पे CENT ना लगा के SCENT लगा दे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अब उसने यही एरर किया है, बाकी कोई एरर दिया ही नहीं है, उसने ये एरर दिया है। तो ये एरर आप पहचानोगे तब जब आपको पता होगी CENT क्या होता है, SCENT क्या होता है। तो CENT मतलब यूनिट ऑफ मनी है और SCENT मतलब स्मेल है। तो ये कैंडी की कॉस्ट क्या होगी, कुछ यूनिट ऑफ मनी में से ही आएगी ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 6 रुपया, स्मेल थोड़ी होगी। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मनी लगाना होगा तो CENT सेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे SCENT नहीं आना चाहिए था। तो इस तरीके से एरर बन सकता है आपके पेपर में, जो कि आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि कल यानी कि संडे को जितने बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली है कि जो RBI असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 अप्रैल को, उसका कंप्लीट पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया है। मतलब कल आएगा वो आपको, तो देख लेना आप फिर वहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अगर आप बैंकिंग वाले, बैंकिंग के अलावा अगर आप SSC है, NDA CDS हैं तो आपको कोई तकलीफ है, फटाफट से वो पेपर देख लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करिए, आप सिर्फ उसका PDF ले लीजिए। मैं PDF सेंड कर दूंगी, जो दूसरा वाला चैनल है लाइव वाला, उसके टेलीग्राम पे मैं PDF सेंड कर दूंगी। चलो मैं आप लोग के लिए ना इस टेलीग्राम पे ही वो PDF सेंड कर दूंगी, तो आप सिर्फ PDF से देख लेना, मतलब समझे। PDF से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो क्वेश्चन टफ लगेगा बस वही जाके देख लेना वहां से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बट क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर पेपर सॉल्व कर लेना है। चलो आगे पढ़ते हैं। वाई डू मस्कीटोज लव सम पीपल मोर देन अदर्स। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई जो मच्छर होते हैं वो कुछ लोगों से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, मतलब उनको ज्यादा ही वो अपना प्यार, अब वो अपना प्यार कैसे दिखाएंगे, तुम्हारे पास आके, है ना, तुमको ऐसा चिपकुप करेंगे तो तुमको वो काटेंगे, वो तो अपना प्यार जता रहे हैं वो। सो वाई डू मस्कीटोज, तो भाई लव सम पीपल मोर देन अदर्स, तो भाई जो मस्कीटो होते हैं वो कुछ लोगों से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं दूसरों के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो मस्कीटोज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट के रूप में है।
और ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, मतलब एक नॉर्मल बात बोली गई है, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। मॉस्किटोज आपका प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाई है, डू के बाद में मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में आई है। ठीक है, वाई डू मॉस्किटोज लव सम पीपल, भाई वो कुछ लोगों से मोर देन अदर्स, तो दूसरों के कंपेयर में वो कुछ लोगों से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। मोर यहाँ पे आप जानते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है, जैसे मैनी होता है ना, मैनी मैनी आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मोर लगाते हैं, तो मोर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर हम इसको कंपैरेटिव लगाएंगे तो हमने देन लगाना होगा, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, THAN ना कि THEN। अदर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अदर पीपल, अदर्स का मतलब क्या हो गया, अदर पीपल, अदर्स का मतलब हो जाता है अदर पीपल। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं एक बात बोलूं, जो ये वाला अदर है और ये अदर्स है, ये अदर क्या होगा, पीपल दूसरे लोग, पीपल क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, तो अदर जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन अदर्स जो है इसी के अंदर में नाउन भी है, मतलब इसी के अंदर नाउन भी छिपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस करने वाले क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो ये अदर्स क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमने लगा दिया, करेक्ट है, मोर देन अदर्स मीन्स अदर पीपल। अब पीपल पीपल रिपीट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अदर्स के साथ में, यानी नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि नाउन रिपीट ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन अदर्स लगा दिया। क्लियर है ये चीज, डन। आगे बढ़ते हैं। मॉस्किटोज एनॉय ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब हर किसी को, मतलब ऑलमोस्ट मतलब लगभग वो सबको ही परेशान करते हैं। मॉस्किटोज जो होते हैं वो लगभग सबको ही एनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं, ऐसा नहीं है ना, बट कुछ को कुछ ज्यादा करते हैं, तो क्यों करते हैं वो हम आज समझेंगे। समटाइम्स, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे समटाइम्स की बजाय सम टाइम लगा दिया होता तो क्या ये गलत हो जाता, ये आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। और कभी कभी यू माइट नोटिस दैट यू आर गेटिंग फार मोर मॉस्किटो बाइट्स देन योर फ्रेंड सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू इन द सेम रूम। यू माइट नोटिस, कभी कभी आप ऐसा नोटिस करेंगे कि आपके पास में कुछ ज्यादा ही भैया मच्छर आ रहे हैं, मच्छर आपको कुछ ज्यादा ही काट रहे हैं, जो कि बगल में आपका दोस्त बैठा है उसके कंपेयर में, मतलब वो भी आपके बगल में बैठा है, वो भी सेम रूम के अंदर ही है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही मच्छर काट रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, RBI असिस्ट, नहीं नहीं नहीं, हाँ, RBI असिस्टेंट वाले पेपर में अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर कुछ ज्यादा ही भर भर के दी हुई थी, तो आपको स्पेलिंग्स के ऊपर बहुत फोकस करना है, जैसे कि आप मस्कीटो की स्पेलिंग के फोकस करो, मस्कीटो की स्पेलिंग क्या है ये लर्न करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमको लगता है आर्टिकल में है क्या पढ़ने के लिए, और ढंग से पढ़ेंगे तो इतना कुछ है इस आर्टिकल के अंदर कि हम क्या ना सीख लें। तो मस्कीटो की स्पेलिंग आप लर्न करो। सिटिंग है, सिटिंग में डबल टी होता है ना, ये चीज मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने स्पेलिंग की क्लास में पढ़ाई हुई है, कि कौन से लेटर में डबल होता है, कौन से में नहीं होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लेना वहां से। राइट नेक्स्ट टू यू इन द सेम रूम, तो भाई जो आपका दोस्त है वो सेम रूम में बैठा है आपके बगल में ही है, लेकिन उसको मच्छर नहीं काट रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा ही मच्छर काट रहे हैं, तो फिर आपको कैसा फील हो सकता है, अनफेयर, आपको लगेगा मेरे साथ में जाती हो रही है, मेरे साथ में गलत हो रहा है, ये मच्छर बायस्ड है ना। बट लेट्स क्लियर अप अ कॉमन मिथ फर्स्ट, तो चलिए पहले हम एक कॉमन मिथ को क्लियर करते हैं, मतलब उसको भाई साफ करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्या है वो कॉमन मिथ, मिथ मतलब जो हमने गलत फहमी पाली हुई है, मिसकंसेप्शन हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग कहते हैं ना भाई मेरे को मच्छर कुछ ज्यादा ही काट रहे हैं, मतलब मेरा ब्लड जो है ना वो स्वीट है, मेरा ब्लड मीठा है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो यही कॉमन मिथ है, तो इसी को हम क्लियर करते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्लड, इट इज नॉट बिकॉज योर ब्लड इज स्वीट, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका ब्लड स्वीट है इसीलिए वो आपको ज्यादा काट रहे हैं, आपको ज्यादा बाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। डन है। इन रियलिटी अगर हम सच्चाई देखें, अगर हम उसका वास्तविक देखें, जो मस्किटोज होते हैं दे डू नॉट चूज पीपल बेस्ड ऑन टेस्ट एट ऑल, मतलब जो मॉस्किटो आपके टेस्ट के ऊपर में तो बिल्कुल भी नहीं चूज करते कि हाँ भाई इसका मीठा है तो इसको हम लोग काटेंगे बार बार मजा आएगा। इंस्टेड मतलब इसकी बजाय ये जो होते हैं टाइनी, टाइनी मतलब छोटे छोटे से, टाइनी मतलब छोटे छोटे से, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, रेंज ऑफ बायोलॉजिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू लोकेट देयर टारगेट्स।
तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करते हैं, रेंज ऑफ बायोलॉजिकल सिग्नल्स, मतलब बहुत सारे, रेंज ऑफ मतलब बहुत सारे। तो बायोलॉजिकल सिग्नल्स, तो बायोलॉजिकली सिग्नल्स इनको क्या क्या मिलते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं आपके टारगेट को लोकेट करने के लिए, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो व्हाई डू मस्कीटो सीम टू प्रेफर सम पीपल ओवर अदर। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो मॉस्किटोज हैं सीम टू प्रेफर, ऐसा लगता है कि वो कुछ लोगों को ज़्यादा चूज करते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो कैसे चूज करते हैं, यही चीज़ आज हम सीखेंगे। सबसे पहला है ब्रेथ, वो हमारी जो सांस है उसको फॉलो करते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं, एक्सेल क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सो वन ऑफ द मेन सिग्नल्स मॉस्किटोज ट्रैक इज कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द मेन सिग्नल्स। अब पहले ये समझाने से पहले मैं इसका एक ग्रामर का एरर बता देती हूँ आपको। आपको मतलब पता है, इजी आर्टिकल से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, अब यहाँ से ग्रामर पूरा सीख सकते हैं हम। अब यही क्वेश्चन में एरर भी पूछा गया था पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है, एक पेपर में तो पूछा नहीं जाता है। वन ऑफ द मेन सिग्नल, सिग्नल्स क्या है, मतलब कई, एक सिग्नल हो सकता है, कई सारे सिग्नल हो सकते हैं। सिग्नल कैसा शब्द हुआ, सिग्नल हुआ आपका वो काउंटेबल है, हम इसे गिन सकते हैं, कई सारे सिग्नल होते हैं, एक होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। वन ऑफ द मेन सिग्नल्स, ठीक है, तो ये सिग्नल्स कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ये प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन अब ये वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, ये वर्ब कैसी आएगी, ये वर्ब कैसी आएगी, वर्ब तो आपकी वो आनी चाहिए ना, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि भाई ये सिग्नल के लिए नहीं है, ये सिग्नल सब्जेक्ट नहीं है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वन है। जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन हिज वर्क, सही है सेंटेंस, यही दे दिया आपको, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन हिज वर्क, सही है। पहली चीज स्टूडेंट्स सही है यहाँ, तो मतलब कई सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने अपना काम नहीं किया, एक ने नहीं किया, सब्जेक्ट कौन है, वन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे वन ऑफ द मेन सिग्नल्स मस्कीटोज ट्रैक इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये मस्कीटोज अलग हो गया, मस्कीटो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसको रिलेट कर रहा है, ट्रैक उसकी वर्ब हो गई, मस्कीटोज ट्रैक। सो वन ऑफ द सिग्नल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसको काट भी दो तो भी आपको सेंटेंस मिल जाएगा, पूरा मीनिंग वही रहेगा। सो वन ऑफ द मेन सिग्नल्स, तो कई सारे सिग्नल्स में से जो एक मेन सिग्नल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। द गैस ह्यूमंस रिलीज एवरी टाइम दे ब्रेथ आउट। तो ह्यूमंस आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, रिलीज आपकी वर्ब हो गई, कैसी, ये भी प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ह्यूमंस रिलीज करते हैं हर बार जब भी वो सांस छोड़ते हैं। तो समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, हाँ, ओके। आगे क्या है, मस्कीटोज have specialized sensor that allow them to detect CO2 from several meters away, helping them locate potential host even in the dark. Okay. मस्कीटोज के पास में एक स्पेशलाइज्ड सेंसर होता है, सेंसर करना मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, सेंस करते हैं, आप उसको समझते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मस्कीटोज हैव स्पेशलाइज्ड सेंसर, उनके पास में एक स्पेशलाइज्ड सेंसर है जो उनको अलाउ करता है, मतलब जो उनकी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, मीन्स पहचानने में, फाइंड करने में। डिटेक्ट करना मतलब फाइंड करना, एयर डिटेक्शन मतलब एरर को फाइंड करिए आप, तो डिटेक्ट करने मतलब फाइंड करने में CO2 को वो कई मीटर दूर से ही पहचानने में हेल्प करता है, जो उनके पास में स्पेशलाइज्ड सेंसर होता है। वो हेल्प करता है उनको, जो उनका पोटेंशियल होस्ट है, मतलब जिस एनिमल को वो, ह्यूमन बीइंग हो, भैंस, गाय, इन सबको भी तो लगते हैं मच्छर, तो जो भी उनके पोटेंशियल होस्ट है, मतलब जिसके अंदर है कि हाँ भाई यहाँ मेरे को मिल जाएगा काटने के लिए बंदा, इवन इन द डार्क, तो डार्क में भी वो कैसे पहचानते हैं, हम तो एकदम अंधेरे में बैठे हैं फिर भी हमको मच्छर लग रहे हैं, तो क्यों लग रहे हैं मच्छर हमको, क्योंकि भाई उनके पास में स्पेशलाइज्ड सेंसर है जो हेल्प करता है CO2 को कई मीटर दूर से ही पहचानने में। हम सांस ले रहे हैं, हम CO2 एक्सेल कर रहे हैं, तो वही चीज को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
अब देखो, पीपल हु एक्सेल लार्जर अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेंड टू अट्रैक्ट मोर मॉस्किटोज, तो वही चीज हो गई। तो जो लोग ज्यादा गैस रिलीज कर रहे हैं, है ना, तो उनको ज्यादा ऑब्वियसली फिर वो अट्रैक्ट ज्यादा होंगे ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो सूंघ के उसको आइडेंटिफाई करके वो उसके पास आ रहे हैं, और जो बंदा ज्यादा एक्सेल कर रहा है वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मच्छरों को। सो दिस इज वन रीजन अडल्ट आर, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज वन रीजन अडल्ट आर यूजुअली बाइटन मोर ऑफन देन चिल्ड्रन। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है, मैंने कहा यार यहाँ पे गलती दी है इसने फिर मैंने देखा नहीं, ये स्ट्रक्चर ही डिफरेंट लिखा हुआ है। दिस इज वन रीजन, तो ये एक रीजन है। मैंने कहा वन ऑफ द रीजंस, मैंने ऐसे सोचा मैं ऑटोमेटिकली इसको ऐसे पढ़ रही थी, वन ऑफ द रीजंस। मैंने कहा रीजंस, तो रीजंस क्यों नहीं दिया यहाँ पे, रीजन क्यों दिखा है, ज्यादा ही हो रहा है। दिस इज वन रीजन, तो ये कई सारे रीजंस में से एक रीजन है, लेकिन वन लगाया ना यहाँ पे, वन के। अब एक सोचो बाबा, एक चीज सोचो, मेरी बात सुनो। अब तुम कहोगे मैं, जैसे मेरे को अभी फील हुआ, तो ये चीज आपको भी हो सकती है और होनी भी चाहिए वैसे तो। वन ऑफ द रीजंस, अब देखो कई सारे रीजंस में से एक रीजन है ये। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये है आपका प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो वन रीजन यहाँ जो ये एक साथ में लिखा हुआ है, कई सारे कारणों, मतलब कारण, एक कारण, 1 2 3 4, ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये वन क्या है, ये वन जो है ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो एडजेक्टिव है तो वन के बाद में तो जब नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा ना, क्योंकि वन का मतलब है एक, एक मतलब एक, एक चीज को बता रहा है वो। तो एक कारण, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसी चीज को हम चाहते तो हम ऐसे भी इसको रिफ्रेश कर सकते थे। तो ये एक रीजन है, जो अडल्ट होते हैं वो यूजुअली मींस आमतौर पर ज्यादा उनको मच्छर अट्रैक्ट, मतलब वो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि वो ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं। सेम एस आपकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो ज्यादा CO2 रिलीज करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ज्यादा वर्क कर रही होती है, क्योंकि बेबी भी है ना, तो बॉडी हार्डर, मतलब ज्यादा वर्क कर रही है, इसीलिए वो भी CO2 ज्यादा रिलीज करती हैं, तो वो भी मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो दे मे ऑल्सो ड्रॉ मोर मॉस्किटो, मतलब उनकी अटेंशन प्रेग्नेंट वीमेन पे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, उनकी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है, तो वो ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, तो उनको भी मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो हो गया हमारा CO2, तो जो जितना ज़्यादा CO2 एक्सेल करता है मच्छर, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे और एक्सप्लेन कर रहा है, पीपल हु हैव बीन एक्सरसाइजिंग और हैव हायर मेटाबॉलिक रेट्स कैन बिकम इजियर टारगेट्स। सो पीपल मतलब लोग, लोग प्लूरल नाउन है, तो ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट करता है, अपने आगे वाले नाउन को। इसकी अपनी कोई वर्ब होती है, नहीं होती है, तो पीपल प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेगा, ये प्लूरल, तो हैव लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हम ज़्यादा CO2 को रिलीज कर रहे हैं, या जिनका ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक रेट को ना आप ऐसे सोचो कि आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी क्या है, मशीन है। आपकी बॉडी है मशीन, दिख रहा है वहां पे, आपकी बॉडी मशीन है, और जो आप खाना खाते हो वो है उसका फ्यूल, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा आपकी मशीन फ्यूल को जल्दी जल्दी खत्म कर रही है, मतलब उसका उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिक रेट है। तो अब ऐसे सोचो कि फ्यूल यानी कि फूड है, तो आपका एक दोस्त है, वो भी खाना उतना ही खाता है, वही खाता है, और आप भी वही खाना उतना ही खाते हैं। वो उतना खाने के बाद भी मोटा नहीं होता और आप मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका फ्रेंड है उसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, मतलब उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो भी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसने पहुंचा दिया, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन आपके साथ में क्या केस है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो यानी कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो उसको स्टोर करके रख लेगा फैट के रूप में। तो इसके क्या होगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे। तो जैसे जिन लोग का ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है वो लोग, अब मतलब अच्छा होता है, हायर मेटाबॉलिक रेट है, तो वो लोग मोटे नहीं होते हैं। बट जनरली जो लोग जल्दी वेट गेन कर लेते हैं उनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है। तो जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वही चीज होती है ना, तो वो हेल्प करती है हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज होने में, ठीक है।
तो एज वगैरह के साथ में भी हमारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है। तो या फिर जिनका ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है क्योंकि बॉडी उनकी एक्स्ट्रा फंक्शन कर रही है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा सांस ले रहे हैं, तो भी वहाँ पे वो ईजियर टारगेट हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, CO2 जहाँ से इनको ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे ये चले जाएंगे। पहला पॉइंट तो यही है, इसका जिस्ट यही निकालते हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाने की कोशिश किया। अब भैया जैसे ही मॉस्किटोज ने डिटेक्ट कर लिया उनकी दिस इनविजिबल ट्रेल को, मतलब इस रास्ते को उन्होंने, CO2 के इस रास्ते को उन्होंने ट्रैक कर लिया, दे बिगिन मूविंग क्लोजर टू द सोर्स। तो अब वो फिर उस अपने सोर्स के पास में चलना शुरू कर देंगे, भाई हमको हमारा पोटेंशियल होस्ट मिल चुका है, अब अपने काम पे हम लग जाते हैं, दावत शुरू होने वाली है ब्रो, कम ऑन लेट्स पार्टी। दूसरा रीजन है उनका हीट एंड मूवमेंट। पहला CO2 है, दूसरा है हीट। चलिए देखते हैं। Once mosquito follow the trail of carbon dioxide and move closer, they rely on other signals to identify their target more precisely. तो एक बार अब उन्होंने CO2 का रास्ता पकड़ लिया, अब फिर वो कुछ और सिग्नल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने टारगेट को एकदम करेक्टली, प्रिसाइजली, मतलब एकदम एक्यूरेटली उसको हिट करने के लिए। क्या होगा देखें जरा। वन ऑफ दीज, देखो वन ऑफ दीज इज बॉडी हीट, है ना। तो वन ऑफ दीज मतलब ये जो कई सारे सिग्नल्स थे उनमें से एक क्या है, दीज यहाँ पे किसके लिए आया है, सिग्नल्स के लिए, वन ऑफ द सिग्नल्स। तो वन इनमें से कई सिग्नल्स में से एक सिग्नल ये भी है हमारा हीट है। तो यानी हमने एक पाना पहले हमने आइडेंटिफाई किया CO2 के थ्रू, अब क्या कर रहे हैं, अब हीट है, हीट। So mosquitoes are highly sensitive to temperature and can detect the warmth of human skin, which helps them locate areas where blood vessels lies close to the surface. वाह भैया, इनका अलग से पूरा मैकेनिज्म है। सो मस्कीटोज क्या है, वो हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके, है ना। तो इसलिए जैसे गर्मी में अब ज़्यादा लू वगैरह चलती है तो मर जाते हैं, बट सर्दी में मच्छर नहीं लगते हैं, गर्मी में मच्छर लगते हैं ना, तो वो इसीलिए क्योंकि दे आर, मतलब वो उसमें ग्रो कर पाते हैं। तो ये हाईली सेंसिटिव है, इनके लिए एक हेल्पफुल टेम्परेचर है वो। तो ये हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके, और वो डिटेक्ट कर सकते हैं भाई वार्मथ ऑफ ह्यूमन स्किन। तो जो ह्यूमन स्किन है उसकी जो गर्मी है उसको महसूस करते हैं, और जो उनकी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करवाने में, लोकेट करवाने में कि ब्लड वेसल्स कहाँ है। क्योंकि ब्लड वेसल पे तो टक से मारेंगे तभी तो खून निकलेगा ना, यहाँ तो बैठ के चला जाएगा, स्किन पे ब्लड वेसल नहीं है तो इसको क्या खून मिलेगा, सीधा ब्लड वेसल पे मारेगा। ठीक है, तो वो चीज़ में इसकी हेल्प करता है कौन, हमारी बॉडी की वार्मथ। Movement also makes it easier for them to spot a potential host. A moving body releases, अच्छा, मैं सोचूं मूवमेंट में तो कैसे इनकी हेल्प होगी, मैं भी थोड़ा सोचने में पड़ गई कि मूवमेंट कैसे हेल्प करेगी। हम मूव कर रहे हैं तो कैसे हुआ, अब समझे। मूविंग बॉडी रिलीजेस मोर हीट एंड सेंट इनटू द एयर मेकिंग द सिग्नल स्ट्रॉन्गर। इस तरीके से कि हमारी बॉडी मूव कर रही है, मतलब जैसे हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद में जो हमारी स्मेल है ना, वो भी हवा में आ रही है, तो वो भी इनको हेल्प कर रही है डिटेक्ट करने में। और ये जो सारे क्यू होते हैं ये हेल्प करते हैं मॉस्किटो को, ताकि वो एग्जैक्ट स्पॉट पे मार सकें, लैंड कर सकें और हमें काट सकें। वाह क्या लैंडिंग है। द रोल ऑफ स्किन बैक्टीरिया। तो अभी हमने हीट के बारे में देखा, अब हम देखते हैं हमारी स्किन बैक्टीरिया का भी रोल होता है। आप जानते हैं हमारे हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, दोनों तरीके से हैं। अनदर सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है, हमारा सरफेस ऑफ आर स्किन, हमारी स्किन का सरफेस भी डिपेंड करता है। ह्यूमन स्किन इज होम ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट नेचुरली लिव ऑन द बॉडी, है ना। तो ह्यूमन स्किन क्या है, होम ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे नेचुरली रहते हैं। As these microbes break down sweat and other compounds, they produce a variety of chemical scents. तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो हमारा स्वेट वगैरह है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरीके की, आप वेराइटी ऑफ, मतलब बहुत सारी केमिकल सेंट्स। हमारी बॉडीज में आप देखते हो ना, हमारी बॉडी एक अपनी, हर एक किसी की बॉडी की एक अपनी स्मेल होती है, किसी किसी की बड़ी गंदी होती है, किसी की बड़ी अट्रैक्टिव होती है, किसी की न्यूट्रल होती है ना। तो वेराइटी ऑफ ये हमारे बैक्टीरिया उसका ही कमाल है। तो भाई वहां से हमारी बॉडी अपना एक स्मेल छोड़ती है, एंड ईच पर्सन हैज अ यूनिक मिक्स ऑफ दीज बैक्टीरिया, है ना, हर किसी का अपना अपना है, यूनिक है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर है यानी कि जो स्मेल है, ऑर्डर SCENT इसका वही हो गया ना सिनोनिम, जो स्मेल है रिलीज फ्रॉम आवर स्किन ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो इसीलिए हर किसी की जो स्मेल होती है वो भी डिफरेंट ही होती है। मस्कीटोज क्या है, हाईली सेंसिटिव है इन केमिकल क्यूज को लेके, और रिसर्च सजेस्ट करती है दैट सर्टेन बैक्टीरियल कॉम्पोजिशंस कैन प्रोड्यूस सेंट दैट मस्कीटोज फाइंड स्पेशली अट्रैक्टिव, मेकिंग सम पीपल मोर लाइकली टू बी बाइटन देन अदर्स। तो भाई कुछ ऐसी बॉडी की स्मेल भी है जिसको मच्छर कुछ ज़्यादा ही वो अट्रैक्टिव होते हैं। सोचो, आप सोचोगे भाई इससे मच्छरों को तो अट्रैक्ट मुझे करना नहीं था, मैं तो किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहता था, बट अब मच्छर अट्रैक्ट हो रहे हैं, यही वजह है मेरे जीवन में। तो सोचो सोचो आपकी अगर आपसे ज़्यादा मच्छर चिपट रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी बॉडी की स्मेल भी बहुत अट्रैक्टिव है मच्छरों के लिए, जरूरी नहीं ह्यूमंस के लिए भी हो। तो इसकी वजह से भी आपको ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, CO2 है पहला, तो भाई वो कई मीटर दूर से ही CO2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो रनिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई, मतलब हम ज़्यादा हीट रिलीज कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं, CO2 ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं तो ज़्यादा मच्छर वच्छर लगते हैं। उसके बाद में हीट हमने पढ़ा, फिर हमने हमारी बॉडी का मूवमेंट देखा, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं CO2 रिलीज कर रहे हैं, हमारी बॉडी सेंट छोड़ रही है, स्मेल छोड़ रही है, तो उसको ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर हमारी बॉडी में जो ये बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन से जो हमारी बॉडी में स्मेल प्रोड्यूस होती है, उससे भी ये लोग अट्रैक्टेड होते हैं। भाई कितनी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। क्या ब्लड टाइप से भी अट्रैक्ट होते हैं, देख लेते हैं। एक अनदर कॉमन बिलीफ क्या है कि जो मस्कीटोज हैं प्रेफर करते हैं कुछ ब्लड टाइप्स को। कुछ स्टडीज ने सजेस्ट किया है पीपल विद ब्लड टाइप O मे अट्रैक्ट मोर मस्कीटोज देन दोज विद अदर ब्लड ग्रुप्स। तो आप में से कितने बच्चों का O ब्लड ग्रुप है, बताना जरा। अच्छा, आपको पता है कि एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, एक होता है यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, कौन सा रिसेप्टर पता नहीं, मुझे भूल गई हूँ मैं। तो बताना आप यूनिवर्सल डोनर हो कि आप यूनिवर्सल एक्सेप्ट करने वालों में से हो, तो कौन से हो आप, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। हाउएवर द एविडेंस मतलब ये जो अभी जो ये इसका प्रूफ है, अभी ये कोई कंप्लीटली कंक्लूसिव नहीं है, मतलब हम इससे फाइनल नहीं कर सकते कि इन रियल ऐसा कुछ है कि नहीं है। मतलब ये ब्लड ग्रुप वाली बात पे अभी काम चल रहा है, इसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते, कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सो एंड साइंटिस्ट कंटिन्यू हैं, लगे हुए हैं इस स्टडी को इस चीज़ से लिंक करने में कि हाँ ब्लड ग्रुप का भी एक रोल होता है मस्कीटोज को अट्रैक्ट करने में। मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मस्कीटोज डू नॉट डिटेक्ट ब्लड बिफोर दे लैंड ऑन अ पर्सन। ऑब्वियसली वो आपको लैंड करने से पहले कैसे ब्लड को वो डिटेक्ट कर लेंगे, तो सबसे पहले वो लैंड करेंगे। लैंड कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले CO2 की हेल्प से, CO2 हेल्प करेगी उनको, है ना, बॉडी की हीट हेल्प करेगी उनको। सो इंस्टेड दे रिलाई प्राइमरली ऑन क्यूज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्रेथ, बॉडी हीट, केमिकल सेंट फ्रॉम द स्किन टू चूज देयर टारगेट। तो सबसे पहले वो इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर में, फिर उसके बाद में हीट के ऊपर में, हमारी बॉडी की हीट के ऊपर में, फिर उसके बाद में जो केमिकल स्मेल प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के द्वारा, इन चीज़ों के ऊपर है। और फिर उसके बाद में हाँ अब ये पर्सन का ब्लड बहुत मस्त है, उसको ज़्यादा देर काटे जा रहा है, तो वो उनको अट्रैक्ट हो गए। तो ये ब्लड ग्रुप वाला इसीलिए अभी भी उतना साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है, साइंटिस्ट इसके ऊपर काम ही कर रहे हैं। तो चलिए, आपको पता है और कुछ फन फैक्ट्स। अच्छा चलो ये बताओ, मेल मस्कीटो लंबा जीता है कि फीमेल मस्कीटो लंबी जीती है, बताओ। और इन दोनों का एज स्पेन कितना है, मतलब कौन कितने दिनों तक जिंदा रहता है। और जो बाइट करता है, जो काटता है, वो कौन है, मेल है कि फीमेल है, बताओ। बताओ जरा जरा बता देना, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है सिंपल सा, कि इनकी लाइफ स्पेन कितना है, मस्कीटोज की लाइफ स्पेन कितनी है। और आपको पता है ये मेल एंड फीमेल के ऊपर भी लाइफ स्पेन होती है, और बाइट कौन करता है, काटता कौन है, मेल की फीमेल, ये भी बताना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अच्छी क्लास थी, इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत इजी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ों के थ्रू हम बहुत बहुत कुछ हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं कल, बाय एवरीवन, टेक केयर।